अब मुझे बताओ, क्या दूध से जब दही बना तो वापस क्या दही से दूध ला सकते हो? नहीं ना। तो यहाँ पर रासायनिक गुणों में परिवर्तन हुआ। जलना का मतलब है बच्चे यहाँ पे कि किसी चीज को जो हमने जला दिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो एक नया पदार्थ बनेगा। जैसे कि लकड़ी ली, उसको जला दिया, ऐश मिल गई, है ना। और कोयला लिया, उसको जला दिया, ऐश मिल गई। सांद्र और तनु में क्या डिफरेंस होता है? सांद्र को हम इंग्लिश में कहते हैं कंसंट्रेटेड, तनु को हम कहते हैं डाइल्यूटेड। जैसे मान लो आज बहुत गर्मी है, तुम्हें पीना है ऑरेंज जूस, तो तुमने घर में ऑरेंज जूस निकाला और जो प्योर ऑरेंज जूस है उसको पी लिया। तो जो प्योर ऑरेंज जूस है जिसमें आपने ना पानी मिक्स किया, ना मीठा पानी मिक्स किया, कुछ भी मिक्स नहीं किया, सीधा सिंपल जो जूस निकला उसको आपने पी लिया। हेलो बच्चों, नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? चलिए आज की इस क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कक्षा 10वीं विज्ञान का अध्याय नंबर 1, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। ये आपके साइंस का पहला चैप्टर है और केमिस्ट्री के जो 4 चैप्टर है उसका भी ये पहला चैप्टर है। यानी कि यहाँ से आपको स्टार्ट होती है आपकी केमिस्ट्री और यहाँ से आपको करनी है एक बढ़िया तैयारी। तो जल्दी से सारे बच्चे जो है वो क्लास के अंदर आ जाइए और हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक को कवर करने वाले हैं मैम। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारे आसपास हो रहे चेंज है, परिवर्तन है, उनकी। तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को इस चैप्टर के अंदर हम बात करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। दूसरा हम यहाँ पर बात करेंगे कि अगर मान लीजिए कोई रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, यानी कि वहां पर हुई है एक रासायनिक अभिक्रिया, तो रासायनिक अभिक्रिया को हम देखेंगे। अब ये जो रासायनिक अभिक्रिया होती है इनको हम ना एक तरीके से प्रदर्शित करते हैं। जैसे हम अपने इमोशंस को किसी ना किसी एक्शन के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं, वैसे ही इन रासायनिक अभिक्रियाओं का भी एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है जिसको हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। तो दूसरा यहाँ पर हम रासायनिक समीकरण को पढ़ने वाले हैं। फिर इसके बाद हम बात करेंगे जो रासायनिक समीकरण है उनको कैसे संतुलित किया जाता है और आखिरकार ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी कि हम इन रासायनिक समीकरणों को संतुलित करें। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर हम इन रासायनिक समीकरणों को संतुलित करते हैं, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। फिर हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकारों की। जो रिएक्शंस होती है, अभिक्रियाएं होती है, क्या उनके कोई प्रकार होते हैं, उनको हम कैसे पहचानेंगे। जैसे एग्जाम के अंदर ना क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से ये वाली जो अभिक्रिया है वो किस प्रकार की है, संयोजन, वियोजन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आ जाते हैं। तो मैं आपको सिखा दूंगी कि कैसे हम किसी भी अभिक्रिया को पहचानते हैं कि किस प्रकार की है। दूसरे क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं कि जो अभिक्रिया है, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं और इसको एक उदाहरण के साथ समझाइए, तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बनते हैं। तो आपको चाहे क्वेश्चन ऐसे पूछ ले, चाहे क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछ ले, सारे आंसर आपको आने चाहिए, यही मेरी कोशिश है। तो इसी तरीके से हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकारों को, जिसमें हम संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया और ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया को भी। इसके बाद हम देखेंगे कि मान लीजिए कि आपने कोई सब्जी जो है वो बना के बाहर रख दी है। अब इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है, सब्जियां खराब हो जाती है ना बनी हुई, क्योंकि वो तेल के अंदर बनी है तो वो खराब होगी। तो अगर मान लीजिए कोई भी जो तैलीय पदार्थ है वो खराब हो रहा है, वो किस चीज की वजह से खराब हो रहा है, उसके स्वाद और गंध परिवर्तित हो रहे हैं, वो किस चीज की वजह से हो रहे हैं, उसको हम कहते हैं विकृत गंधिता। तो इसको हम पढ़ेंगे। हम बात करेंगे जो धातुएं हैं वो खराब हो जाती हैं, कैसे खराब हो जाती है, क्यों खराब हो जाती है, उसको हम कहते हैं संक्षारण। इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और फिर जब अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो हम करेंगे एक रिवीजन अभ्यास प्रश्नों के साथ, जिससे इस चैप्टर के जो नंबर है ना वो हमारे कहीं नहीं जाएंगे। तो ये सारे टॉपिक इस जो चैप्टर है इसके अंदर हम कवर करने वाले हैं। तो जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं, आप सभी का क्लास में स्वागत है। सभी को नमस्कार, राधे राधे। अब हम स्टार्ट करते हैं इसी के साथ, जय श्री गणेश करते हैं इस चैप्टर का। और सबसे पहले हम बात करते हैं परिवर्तन की। परिवर्तन क्या है? देखो, परिवर्तन दुनिया का एक नियम है कि परिवर्तन तो होना ही है। हमारे आसपास जो भी चीजें हैं, या फिर मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक पदार्थ है। ठीक, पदार्थ आप समझते हो कि जो भी चीज जो जगह घेर रही है उसको हम नाम दे देते हैं पदार्थ। ठीक है,
अगर मान लीजिए कोई पदार्थ है हमारे पास, अब उसके कोई भौतिक स्वरूप में या फिर उसके कोई रासायनिक स्वरूप में, मान लीजिए कोई पदार्थ हमारे पास है और उस पदार्थ के मान लीजिए या तो भौतिक स्वरूप में या फिर उसके रासायनिक स्वरूप में कोई चेंज हो जा रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रासायनिक स्वरूप जो है वो परिवर्तित हो जा रहा है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, परिवर्तन कहते हैं। अब इसी के आधार पर ये जो चेंजेस होते हैं, ये जो परिवर्तन होते हैं, इनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी दो कैटेगरी है यहाँ पर, सबसे पहला हम बात करते हैं भौतिक परिवर्तन की और दूसरा हम यहाँ पर बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन की, जिनको हम कहते हैं केमिकल चेंज। क्लियर है? सबसे पहला है अपना यहाँ पर क्या, फिजिकल चेंज, और दूसरा अपने पास क्या है यहाँ पर, केमिकल चेंज। दोनों में क्या डिफरेंस है? पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि मैम आखिरकार हम इन परिवर्तन को पढ़ क्यों रहे हैं, जब हमारी बुक के अंदर ये परिवर्तन दिए ही हुए ही नहीं है, तो हम क्यों पढ़ रहे हैं? देखो, जब पूरा चैप्टर समझना है ना, तो यहाँ से बेस बनेगा, यहाँ से आपको समझ में आना चाहिए कि परिवर्तन क्या है और क्यों रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तब जाके पूरा चैप्टर समझ में आएगा। तो परिवर्तन पढ़ना बहुत जरूरी है। अब सबसे पहले ना भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, इसको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपके पास क्या है, अभी बर्फ है, गर्मी का मौसम है, बर्फ सबको भाएगी। बर्फ को आपने क्या कर दिया, बाहर कमरे के तापमान पे लाके रख दिया, तो क्या होगा, वो धीरे धीरे मेल्ट होना चालू हो जाती है ना, पिघलने लग जाती है, वो द्रव अवस्था में आ गई। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अगर हमने जल को फ्रीजर के अंदर रख दिया तो उसे बर्फ बन गई, लेकिन अब बर्फ को अगर कमरे के तापमान पर ले आए, फ्रीजर से बाहर ले आए, तो वापस से जल बन गया, हुआ ना। तो यहाँ पर जो जल की अवस्था है, पहले ठोस से द्रव, फिर द्रव से दोबारा ठोस, ठोस से द्रव, द्रव से दोबारा क्या, ठोस। तो अगर सिर्फ अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, मान लीजिए आपके पास क्या है, क्ले है, खिलौने बनते हैं ना, क्ले एक तरह की मिट्टी होती है, तो उससे मान लीजिए कि अभी मुझे ना मोरपंखी बनाना है, तो मैंने वो बना दिया, अभी मान लीजिए मुझे उससे एक पैन बनाना है, मैंने वो बना दिया। तो बार बार उस क्ले को बिगाड़ के हम क्या कर सकते हैं, नई नई तरह की शेप के, यानी कि नई नई तरह की आकृति के खिलौने बना सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ क्या हुआ, उसकी आकृति में परिवर्तन आया, कोई एक नया उत्पाद तो नहीं बनाया ना, सिर्फ और सिर्फ अगर अवस्था में, आकृति में, केवल और केवल उसके भौतिक गुणों में परिवर्तन आता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज कहा जाता है। तो भौतिक परिवर्तन तब होते हैं जब कोई पदार्थ अपनी रासायनिक संरचना में परिवर्तन किए बिना, क्या, अपनी रासायनिक संरचना में परिवर्तन किए बिना ही अपनी अवस्था या गुण बदल लेता है, उसको हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। रासायनिक संरचना का मतलब है कि उसके अंदर जो चीजें उपस्थित है ना, वही वो उसी प्रकार का रहे, सिर्फ उसकी अवस्था परिवर्तित हो जाए, उसकी आकृति या आकार, ये सारी चीजें अगर परिवर्तित हो जाए, तो वो आपके क्या है, भौतिक परिवर्तन है। लेकिन रासायनिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ऐसा नहीं है ना कि जल को आपने फ्रीजर के अंदर रखा तो वो दूध बन गया, बर्फ ही तो बनी है, दोबारा कमरे के तापमान पर ले आओ, वापस से क्या हो जाएगा, दोबारा जल बन जाएगा, फिर दोबारा आप फ्रीजर में रख दो, फिर वापस से बर्फ बन जाएगी। तो अगर मान लीजिए जल को फ्रीजर में रखा तो उससे बर्फ बन गई, लेकिन बर्फ को वापस अगर हमने कमरे के तापमान पे रखा तो वो आपके जल बन गया। तो यहाँ पे सिर्फ अवस्था में परिवर्तन आया, कोई एक नया उत्पाद नहीं बना है, उसके रासायनिक संगठन में परिवर्तन होके नहीं बनाना, तो यही आपके क्या है, भौतिक परिवर्तन है। अब जैसे मान लीजिए पानी को आपने उबाला, तो पानी को जब आप उबालते हो, क्वथनांक बिंदु पर वो जलवाष्प में परिवर्तित होने लगता है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जल की अवस्था परिवर्तित हुई है। क्या हुआ है, पहले द्रव में था, फिर वो जलवाष्प में जो है परिवर्तित हो गया। अब मान लीजिए कि आप जब पानी को गर्म कर रहे हैं, आप उसके ऊपर एक प्लेट रख दो, तो क्या होगा कि वो जो जलवाष्प है वो द्रव की बूंदों के रूप में आपको वापस नजर आएगा। जब आप तापमान को बंद कर दोगे, गैस को बंद कर दोगे, तो वो जलवाष्प आपको प्लेट की सतह पर बूंदों के रूप में नजर आएगी। तो ठंडी हुई जैसी वो वापस द्रव में बदल गई। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या हो रही है, जल की अवस्था ही तो परिवर्तित हो रही है। तो ये क्या है, आपके भौतिक परिवर्तन है। तो अल्टीमेटली मैं एक ब्लैंक स्लाइड लेके आपको ये बता रही हूं अब कि जो आपके भौतिक परिवर्तन होते हैं उसमें हम क्या क्या चीजें लिख सकते हैं, कैसे कैसे किन किन चीजों को हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चे किसकी, भौतिक परिवर्तन की, जिनको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, फिजिकल चेंजेस कहा जाता है। तो भौतिक परिवर्तन में क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन हुआ। क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ अगर भौतिक अवस्थाएं परिवर्तित हो रही हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर भौतिक अवस्था में परिवर्तन हुआ। ठीक है, उसका आकार, आकृति,
भौतिक आकृति, आकार, ये सारी चीजें हम ले सकते हैं। तो अल्टीमेटली भौतिक अवस्था भी आपको नहीं लिखना है, तो आप सिर्फ ये लिख दो कि भौतिक गुणों में, जिसमें आपके आकार भी आ गया, अवस्था भी आ गई, आकृति भी आ गई, ठीक है, सारी चीजें आ गई। तो सिर्फ और सिर्फ भौतिक गुणों में अगर परिवर्तन हो रहा है तो उसको हम क्या कह रहे हैं, भौतिक परिवर्तन कह रहे हैं। अब मुझे बताओ ये इस एग्जाम्पल से कि जल से जब बर्फ बनी और बर्फ से वापस से आपके जल बना, जब आप इसको कमरे के तापमान पर लेकर आए तो क्या कोई नया उत्पाद मिला? हमें नहीं मिला। वो तो वो कि वही रहा, जल की सिर्फ अवस्था परिवर्तित हुई। तो यहाँ पे हमें नया उत्पाद नहीं मिलता है। किसमें? भौतिक परिवर्तन में नया उत्पाद नहीं मिलता है, नहीं बनता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब देखो तीसरी चीज अगर मैं आपको बताऊं तो भौतिक परिवर्तन जो है वो सामान्यतः आपके कैसे होते हैं? उत्क्रमणीय होते हैं। भौतिक परिवर्तन कैसे हैं? सामान्यतः उत्क्रमणीय। इसको ऐसे समझो, उत्क्रमणीय को हम इंग्लिश में कहते हैं रिवर्सिबल। मतलब मान लीजिए कि आपने जल से बर्फ बनाया, वापस बर्फ से जल बन गया, जल से वापस बर्फ बन सकता है, बर्फ से वापस जल बन सकता है। यानी कि ये आगे की दिशा में भी चल रहा है, वापस भी आ रहा है, आगे की दिशा में भी हो रहा है, वापस भी आ रहा है। इसीलिए इसको हम कहते हैं उत्क्रमणीय यानी कि रिवर्सिबल, क्योंकि हम जल से बर्फ भी प्राप्त कर सकते हैं और बर्फ से जल भी प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए कैसे होते हैं? उत्क्रमणीय। अब एक चीज समझो, मैंने लिखा सामान्यतः उत्क्रमणीय, क्यों? क्योंकि कई भौतिक परिवर्तन ऐसे भी है ना कि हम वापस नहीं ला पा रहे हैं। जैसे कि आपने अगर एक पेपर को फाड़ दिया तो वो आपके भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि उसके रासायनिक संगठन में कोई चेंज नहीं हुआ है, आपने सिर्फ उसको फाड़ के 2 टुकड़ों में बांट दिया है। लेकिन बच्चे क्या हो रहा है, अब फटे हुए पेपर से आप वापस से जो चिपका हुआ यानी कि एक पूरा पेपर था वो नहीं ला सकते ना, टेप लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए ये जो आपके भौतिक परिवर्तन होते हैं वो सामान्यतः कैसे होते हैं? उत्क्रमणीय होते हैं। अगर कुछ उदाहरण की मैं यहाँ पे बात करूं तो जल से बर्फ का बनना, आपके यहाँ पे क्या हो गया? जल से बर्फ का बनना यानी कि जमना हो गया, गलना हो गया। अब इसके कुछ उदाहरण मैं जो लेती हूँ वो यहाँ पर वो क्या क्या ले सकती हूँ? जैसे देखो, अगर हम एग्जाम्पल की इसकी बात करें, उदाहरण की बात करें, तो आपके जमना यानी कि फ्रीजिंग जो है वो भी आपके भौतिक परिवर्तन है। गलना यानी कि मेल्टिंग, ये भी आपके एक भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि जैसे मान लीजिए ऊर्ध्वपातन है, सब्लिमेशन, ये भी आपके क्या है? भौतिक परिवर्तन के अंदर आता है। ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है कि जैसे कोई पदार्थ है वो आपके ठोस अवस्था से सीधे किस में परिवर्तित हो जाए? गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाए, उसको हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। तो ये भी आपके क्या है? एक भौतिक परिवर्तन है। जैसे कपूर की गोली, आप उसको खुला छोड़ दो वो उड़ जाएगी, आपको मिलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि वो ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि कपूर से कुछ और बन गया, कपूर कपूर ही था, है ना, लेकिन अब उसको खुले में छोड़ा तो वो आपके उड़ गई, यानी कि उसका क्या हो गया? ऊर्ध्वपातन हो गया। क्लियर? तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ जमना, गलना, ऊर्ध्वपातन, संघनन, ये सारे जो है वो आपके किसके अंदर आते हैं? फिजिकल चेंजेस यानी कि भौतिक परिवर्तनों के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है सभी को? यहाँ पर आई नहीं आई बात समझ में कि भौतिक परिवर्तन किसे कहा जाता है? सिर्फ और सिर्फ भौतिक गुणों में अगर परिवर्तन हो तो उसको हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। जैसे मान लीजिए संघनन का मतलब होता है, यहाँ पर संघनन का मतलब है कि गैस से द्रव में परिवर्तित होना। जैसे मान लीजिए आपने किसी चीज को गर्म किया, पानी को गर्म किया, ठीक है, ओशियन, समुद्र का पानी खुला हुआ होता है, वो जैसे ही उसको थोड़ा सा तापमान मिलता है वो क्या होने लगता है? यहाँ पे गैस में परिवर्तित होने लगता है। तो ये तो क्या हो गया? उसका वाष्पीकरण हो गया। ये भी आपके भौतिक परिवर्तन है। अब देखो, गैस से वापस क्या होगा? जब तापमान कम होता है तो गैस से वापस से वो द्रव में परिवर्तित होता है। तो गैस से द्रव में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को हम कहते हैं संघनन, ये भी आपके एक भौतिक परिवर्तन है। वाष्पीकरण, ये भी आपके एक भौतिक परिवर्तन है। ऊर्ध्वपातन, जिसमें ठोस सीधे गैस में परिवर्तित हो जाए, ये भी आपके क्या है? एक भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज के अंदर आते हैं। तो आप सभी को समझ में आया? अगर आपने एक पेपर को फाड़ दिया, भौतिक परिवर्तन। अल्टीमेटली ये देखो, क्या एक नया प्रोडक्ट बन रहा है या नहीं बन रहा? नया उत्पाद बन रहा है फिजिकल चेंज के अंदर? नहीं। तो फिजिकल चेंज में, भौतिक परिवर्तन में आपके नया उत्पाद नहीं बनता है, ये आपके उत्क्रमणीय होते हैं और रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता।
सिर्फ और सिर्फ भौतिक गुण जैसे कि आकार है, आकृति है, अवस्था है, रंग है, केवल इनमें परिवर्तन हो रहा है तो वो है आपके भौतिक परिवर्तन। समझ में आया सभी को? यहाँ पर भौतिक परिवर्तन हमने किसे कहा? अब चलिए, अब हम बात करेंगे यहाँ पर एक ब्लैंक पेज लेके रासायनिक परिवर्तन की, और फिर लास्ट में ना दोनों का डिफरेंस भी समझेंगे। ठीक है, चलो तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं किसकी? रासायनिक परिवर्तन की। बताइए, कोशिश कीजिए, रासायनिक परिवर्तन हम किसे कहते हैं? दूसरे नंबर पे जो हम बात करने वाले हैं वो है रासायनिक परिवर्तन यानी कि केमिकल चेंजेस। देखो, रासायनिक परिवर्तन का मतलब है कि अगर किसी भी जो यहाँ पे हमारे पास पदार्थ है उसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जा रहा है, अगर उसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जा रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब रासायनिक गुणों में परिवर्तन को कैसे समझे मैम, ये तो बताओ हमें। यानी कि बच्चे वहां क्या होगी? कोई ना कोई एक रासायनिक अभिक्रिया होगी। वहां क्या होगा? एक रासायनिक अभिक्रिया होगी, और रासायनिक अभिक्रिया होने की वजह से वहां पर क्या होगा? एक नया प्रोडक्ट बनेगा, एक नया उत्पाद बनेगा। क्या बनेगा? एक नया उत्पाद बनेगा। इसको हम क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। एक एग्जाम्पल लो घर की खेती का, एकदम बढ़िया सा। घर की खेती का मतलब है कि घर में हो रहे एक एग्जाम्पल को हम बताते हैं यहाँ पे। देखो, मान लीजिए कि आपके पास क्या है? यहाँ पर एक कंटेनर में है दूध, मिल्क। ठीक है, अब रात को मम्मी ने कहा कि जो दूध है उसको जमा दो। जमाने का मतलब है कि इसका दही बना दो। अब दूध से दही कैसे बनेगा? जादू करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं? निवेश के तौर पे इसमें थोड़ा सा जामुन डाल देते हैं, है ना? जामुन, हमारे यहाँ तो जामुन कहते हैं उसको, आपके यहाँ क्या कहते हैं आप मुझे कमेंट के अंदर बता सकते हो। हमारे यहाँ उसको जामुन कहते हैं। तो दूध के अंदर निवेश के तौर पे मैंने क्या कर दिया? उसमें थोड़ी मात्रा में दूध से क्या बना, वहां पर दही डाल दिया। तो अगले दिन मैंने देखा कि दूध से क्या बन गया बच्चे? अब दही बन गया। अब मुझे बताओ, क्या दूध से जब दही बना तो वापस क्या दही से दूध ला सकते हो? नहीं ना। तो यहाँ पर रासायनिक गुणों में परिवर्तन हुआ। कैसे हुआ? अब इस चीज को समझो। देखो, जो दूध है उसके अंदर कौन सी शर्करा होती है? दूध के अंदर जो शर्करा होती है बच्चे, वो है आपके लैक्टोज शर्करा। कौन सी है? लैक्टोज शर्करा होती है। लेकिन दही के अंदर क्या होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। दही के अंदर कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल। यानी कि अब देखो, यहाँ पर एक दूसरे प्रकार की शर्करा मौजूद है और यहाँ पर अम्ल मौजूद है। यानी कि रासायनिक संरचना में परिवर्तन हुआ है, रासायनिक संगठन में परिवर्तन हुआ है। शर्करा से यहाँ पर अम्ल बन गया है। बनाए नहीं बनाए यहाँ पर? तो क्या हुआ कि लैक्टोज शर्करा यानी कि दूध जो है वो दही में परिवर्तित हो गया। किस बैक्टीरिया की उपस्थिति की वजह से? बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस जीवाणु। क्या नाम है उसका? लैक्टोबैसिलस जीवाणु हम इसको कहते हैं, या फिर इसको LAB भी बोलते हैं। ठीक है, LAB। तो इसकी उपस्थिति में क्या हुआ? दूध जो है वो दही में कन्वर्ट हो गया। तो उसके रासायनिक संगठन में चेंज आ गया, क्योंकि पहले लैक्टोज शर्करा थी जिससे लैक्टिक अम्ल बन गया। तो इसको हम क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो इसमें क्या हुआ? एक नया प्रोडक्ट बना ना, कि दूध से दही बन गया, है ना? तो ये क्या है? आपके यहाँ पर एक रासायनिक परिवर्तन है, एक केमिकल चेंज है, जिसमें रासायनिक गुणों में परिवर्तन आएगा, एक रासायनिक अभिक्रिया होगी, यानी कि एक नया उत्पाद बनेगा। अब जैसे एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लूं, आपको ध्यान है अभी एक क्लास जो हमारी अपलोड हुई थी उसमें जैव प्रक्रम में मैंने आपको उत्सर्जन, श्वसन, इनके बारे में बताया था। किस किस ने देखी है क्लास? यस यस यस, कौन बताएगा मुझे किस किस ने क्लास देखी है? कि जब हमने वहां पे सारे प्रक्रम के बारे में पढ़ा, जैव प्रक्रम के बारे में, तो उसमें उत्सर्जन भी था, ठीक है, उसमें आपके श्वसन भी था, है ना? तो आपकी बॉडी के अंदर जो जैविक प्रक्रियाएं चल रही है ना, वो भी आपके रासायनिक परिवर्तन है। कैसे? अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझो। जैसे मान लीजिए कि श्वसन की हम बात करें, रेस्पिरेशन की, ठीक है। रेस्पिरेशन का मतलब क्या बताया था मैंने उस क्लास में? यस, कौन बताने की हिम्मत करेगा आज मुझे ये वाली चीज? श्वसन का मतलब क्या बताया था मैंने आपको? यस बच्चे, श्वसन का मतलब क्या बताया था? कि मैम ऑक्सीजन अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना, सिर्फ इतना सा मतलब है श्वसन का? नहीं, हमारे अंदर ऊर्जा का निर्माण होता है ना। कैसे होता है? देखो कि हमारे बॉडी के अंदर जब हमने खाना खाया तो जटिल अणुओं के रूप में लिया, उसका एंजाइमों की सहायता से सरल अणुओं में परिवर्तन हुआ,
हुआ नहीं हुआ। तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो उसके सरलतम रूप में परिवर्तित हुआ, अपघटित हुआ, यानी कि पाचित हुआ, तो वहां पर बना क्या, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 यानी कि C6H12O6। ठीक है, ये मेरा याद करने का तरीका है कि दो इंग्लिश में याद कर लो, एक हिंदी में याद कर लो। C6H12O6 कितना बढ़िया लगता है ना। देखो अब यहाँ पे अपने पास क्या है, ये ग्लूकोज है, ठीक, हमारी बॉडी के अंदर। जब हमने सांस अंदर ली तो क्या गई, ऑक्सीजन गैस अंदर गई। तो अब यहाँ पर ऑक्सीजन गई अंदर, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, जब ये ऑक्सीजन अंदर गई तो ये जो ग्लूकोज है इसका अपघटन हुआ, इसका ऑक्सीकरण हो गया। ऑक्सीकरण होने की वजह से यहाँ पे बनी कार्बन डाइऑक्साइड, ये जल, और साथ के साथ ये बनती है यहाँ पर क्या, ऊर्जा। क्या बनी, ऊर्जा। अब ये जो ऊर्जा है वो एटीपी के बंडलों के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में संचित रहती है, ये आपको ध्यान रखना है। एटीपी का मतलब है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। अब देखो क्या हुआ बच्चे, सबसे पहले तो इस समीकरण को मैं संतुलित कर देती हूं, 6 6 एंड 6। तो देखो 6 कार्बन है, 6 कार्बन हो गए, 12 हाइड्रोजन है, 6 दूनी 12 हाइड्रोजन हो गए, 6 यहाँ पे ऑक्सीजन ये रहे, 12 ये रहे, यानी कि टोटल 18, 6 दूनी 12, 12 और 6 18, यानी कि दोनों साइड 18 18 ऑक्सीजन है, यानी कि समीकरण अब हो गया संतुलित। ऐसे ही हवा में समीकरणों को संतुलित करना सीखना है तो जल्दी से इस बैच को परचेज कर लो। क्लास 10th यूपी बोर्ड प्रतिज्ञा बैच जो है वो आपका चल रहा है कैरियर विल एप्लीकेशन पर, और वहां से आप ये बैच परचेज कर सकते हैं और ऐसे क्वेश्चंस को हवा में उड़ाना सीख सकते हैं। ठीक है, चलो देखो क्या हुआ, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हुआ जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनी। तो क्या हुआ बच्चे, एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और एक नया उत्पाद यहाँ पर बन रहे हैं। नया उत्पाद बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो यानी कि इसके रासायनिक जो संगठन है इसमें चेंज आया नहीं आया। तो हमारे शरीर के अंदर जो जैविक प्रक्रिया हो रही है जैसे कि पाचन है, श्वसन है, उत्सर्जन है, ये सारी क्या है आपके रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। तो श्वसन भी आपके क्या हो गया यहाँ पर, ये भी है आपके एक रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, अब इसके और एग्जाम्पल अगर मैं लूं, अन्य उदाहरण, तो क्या क्या ले सकती हूं बताओ। अगर और एग्जाम्पल की भी मैं यहाँ पर बात करूं, अन्य उदाहरणों की अगर मैं यहाँ पे बात करूं, तो जैसे कि मान लीजिए किसी भी चीज को हमने जलाया। जलना का मतलब ये नहीं कि कोई किसी की उपलब्धि देख के जल रहा है, जेलस हो रहा है ना, नहीं। जलना का मतलब है बच्चे यहाँ पे कि किसी चीज को जो हमने जला दिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो एक नया पदार्थ बनेगा। जैसे कि लकड़ी ली, उसको जला दिया, ऐश मिल गई, है ना। और कोयला लिया, उसको जला दिया, ऐश मिल गई। मैग्नीशियम रिबन लेंगे, अभी हम बताऊंगी उसका भी, उसको जला दिया, एक नया प्रोडक्ट बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अगर हमने किसी चीज को जला दिया तो वापस से पुरानी चीज हम वापस नहीं ला सकते, वो जल गया, अब वो हो गया, यानी कि जलना हो गया, यहाँ पे श्वसन हो गया। अपनी जो जैविक प्रक्रियाएं हैं वो आपके रासायनिक परिवर्तनों के अंतर्गत आती है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं बात करूं कि अल्कोहल जो है इनका निर्माण हो रहा है, वो किससे हो रहा है, जो फलों का किण्वन होता है ना, यानी कि फर्मेंटेशन, फलों को सड़ा के इन अल्कोहल शराब को बनाया जाता है, पता है आपको। तो यहाँ पे तभी तो वो वाला गाना है, अंगूर की बेटी ना होती, है ना। तो फलों का किण्वन करा के उनको यहाँ पे सड़ा के ये शराब बनाई जाती है। तो ये जो फर्मेंटेशन है, किण्वन की प्रक्रिया है, वो भी एक क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल चेंज है। तो आप वहां पे ये देखो, अगर आपके कोई भी केमिकल चेंज हो रहा है यानी कि एक नया प्रोडक्ट वहां पर बन रहा है। अब एक और चीज समझो, देखो हमने क्या बोल दिया, नया उत्पाद बनेगा। अगली चीज ये है कि जो आपके रासायनिक परिवर्तन होते हैं वो सामान्यतः कैसे होते हैं बच्चे, अनुत्क्रमणीय होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। कैसे, सामान्यतः अनुत्क्रमणीय होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे भौतिक परिवर्तन में हमने क्या देखा, जल से बर्फ, बर्फ से जल, जल से बर्फ, बर्फ से जल, यानी कि वहां तो क्या हो रहा है कि हाँ आगे भी जा रहा है, पीछे भी आ रहा है, आगे भी जा रहा है, पीछे भी आ रहा है। यहाँ ये अनुत्क्रमणीय होते हैं। एक बार दूध से दही बन गया तो बन गया, वापस से दही नहीं से दूध नहीं आएगा, है ना। तो ये अनुत्क्रमणीय होते हैं। अब मैंने सामान्यतः क्यों लिखा, क्योंकि कुछ रिएक्शंस ऐसी भी होती है बच्चे, कुछ अभिक्रियाएं ऐसी भी होती है जो कि उत्क्रमणीय भी होती है, यानी कि पश्चिम दिशा में भी चलती है, अग्र दिशा के साथ पश्चिम दिशा में भी चलती है। इसीलिए कुछ रासायनिक परिवर्तन आपके क्या होते हैं, उत्क्रमणीय भी हो जाते हैं। इसीलिए मैंने इसको लिखा, सामान्यतः ये क्या होते हैं, अनुत्क्रमणीय होते हैं। क्लियर हुई नहीं हुई बात, आई नहीं आई बात समझ में। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, तो देखो बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन की, जब कोई पदार्थ भिन्न रासायनिक गुणों वाले नए पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, भिन्न गुणों वाला एक नया पदार्थ बनेगा। फॉर एग्जाम्पल श्वसन,
जिसमें कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा बनेगी, तो एक नया उत्पाद बना। तो यहाँ पर ये क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन। जैसे कि पाचन, हमने जटिल अणुओं के रूप में भोजन को ग्रहण किया और एंजाइमों की उपस्थिति में वो जटिल अणु सरल अणुओं में परिवर्तित हो गए। ठीक है, तो ये आपके एक रासायनिक परिवर्तन है। अगर किसी चीज को मैं जला दूं, कंबशन कर दूं, उसका दहन कर दूं, तो वापस से हम पुराना जो रिएक्टेंट है उसको वापस नहीं ला सकते, यानी कि वहां पर ये भी क्या हो गया, आपके एक रासायनिक परिवर्तन हो गया। अगर मैं बात करूं जंग लगना की, जंग कैसे लगती है, जैसे लोहा है, इसमें ना एक चीज करते हैं, आपने वो वाला ऐड देखा है कभी, एक तरफ मैंने ये वाला साबुन लगाया, दूसरी तरफ मैंने ये वाला साबुन लगाया, है ना, देखा है। तो ये वही वाली चीज है कि मान लीजिए कि एक तरफ हमने ऐसा लोहा लिया जिसमें क्या हो रहा है कि जिसपे पेंट नहीं हो रहा, एक तरफ ऐसा लोहा लिया जिसपे पेंट हो रहा है। आपको पता है कौन सा लोहा जल्दी जंग खाएगा, कौन सा वाला लोहा जंग खाएगा आपका, जिसपे पेंट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखो लोहा है धातु, धातु होती है अभिक्रियाशील। अब ये जो लोहा है जिसपे पेंट नहीं हो रहा है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है एयर के और नमी आर्द्रता के, जिससे क्या होगा, इस पर लग जाती है जंग। वही पेंट वाले लोहे पर जंग नहीं लगती। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर हो रखा है पेंट, जिससे ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आती नमी के, आर्द्रता, इस वायु के, जिसकी वजह से पेंट लगे हुए लोहे पर नहीं होता क्या, जंग। तो इसीलिए लोहे के ऊपर पेंट करवाया जाता है। तो अगर जंग लग गई यानी कि धातु खराब हो गई एक बार, तो वो वापस पुरानी धातु नहीं ला सकते, इसीलिए जंग लगना भी एक आपके क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। फलों का किण्वन करा दिया, किसी और चीज का किण्वन करा दिया, यानी कि सड़ गई चीज, तो उसमें एक रासायनिक अभिक्रिया होगी। तो ये आपके क्या हो गए, रासायनिक परिवर्तन के कुछ एग्जाम्पल हो गए। यहां तक क्लियर नहीं क्लियर? तो रासायनिक परिवर्तन की विशेषताएं हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहला कि ये अनुत्क्रमणीय होते हैं, दूसरा रासायनिक गुणों में परिवर्तन होगा और एक नया प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर है सभी को? यहाँ पर आई नहीं आई बात समझ में? अब हम करने वाले ना कुछ एक्टिविटी, आपके ना बुक के अंदर कुछ एक्टिविटी दी हुई है और उन एक्टिविटी से आपके एग्जाम के अंदर आ जाते हैं क्वेश्चन। और हम ऐसी गलती तो करेंगे नहीं कि एक भी एक्टिविटी को छोड़ दिया और एग्जाम के क्वेश्चन से हमने कोई गद्दारी कर ली, है ना, ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तैयारी अपन पूरी करेंगे, बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं इस बार, एक एक चीज को एकदम ऐसे ऐसे पढ़ लेंगे, है ना। चलो देखो, सबसे पहला एक क्रियाकलाप, एक एक्टिविटी आपके बुक के अंदर दी हुई है कि जो मैग्नीशियम रिबन होता है ना उसको ले लिया। पहला क्रियाकलाप किया गया है कि जो मैग्नीशियम रिबन है ना उसको लिया है। देखो क्या क्रियाकलाप किया गया है, मैग्नीशियम रिबन जो है उसको ले लिया। अब ये जो मैग्नीशियम है वो क्या है बच्चे, धातु है। धातु क्या होती है, अभिक्रियाशील है। ठीक है, तो मैग्नीशियम जो धातु है उसके रिबन को जब हमने लिया तो सबसे पहले तो हम इसको जो रेगमाल होता है जिसको हम सैंड पेपर बोलते हैं, एक तरीके का टिश्यू पेपर है जो लैब में काम में लेते हैं, सिंपल सा यूं समझो। ठीक, उससे हमने क्या किया, इस मैग्नीशियम रिबन को क्लीन किया, साफ किया। अब पहला क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर बन जाता है यहां से, इस एक्टिविटी से, वो ये है कि मैम मैग्नीशियम रिबन को हम क्लीन क्यों करते हैं, उसको साफ क्यों किया जाता है। रेगमाल से रगड़ के इसीलिए साफ करते हैं मैग्नीशियम रिबन को बच्चे, क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर ना एक ऑक्साइड की लेयर जम जाती है जिससे संपूर्ण यानी कि कंप्लीट कंबशन नहीं हो पाता, पूर्ण दहन नहीं हो पाता, जो ज्वाला हमें दिखनी चाहिए वो नहीं दिख पाती और ऑक्साइड की एक पहले से परत जम जाती है। उसको हटाने के लिए यहाँ पर मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़ के साफ करते हैं। तो मान लो ये है रिबन और मैंने कर दिया इसको क्लीन। ठीक है, चलो अब मुझे इसका दहन करना है। क्या करना है बच्चे, मुझे इसका दहन करना है। किसी भी चीज को जलाने के लिए आपको चाहिए ऑक्सीजन, तो आप जला देंगे। आपको पता है ऑक्सीजन सिर्फ हमारे लिए बढ़िया है कि हाँ हम इनहेल कर रहे हैं तो ऑक्सीजन हमारे अंदर जा रही है, नहीं तो ऑक्सीजन ना काम बिगाड़ने का काम करती है, जलाने का भी काम कर रही है, जो तैलीय पदार्थ है उनको खराब करने का भी काम कर रही है, यानी विकृत गंधिता, और धातुएं जो है उनको भी संचारित करने का काम करती है, धातुएं भी खराब कर देती है, तो काम ही खराब करती है ये ऑक्सीजन। बस हमारे लिए ही सही है, हमारे लिए बहुत जरूरी है ना। तो देखो मैग्नीशियम को जब हम जलाएंगे तो किसकी उपस्थिति में जलाएंगे बच्चे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे। अब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हम इसको जलाते हैं तो अब यहाँ पर क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, एक चूर्ण हमें प्राप्त होता है, एक पाउडर हमें प्राप्त होता है जिसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका क्या होगा, इसका चूर्ण जो है वो हमें यहाँ पर प्राप्त होता है। अब आपको पता है
जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण हमें प्राप्त हो रहा है वो कैसा है, सफेद पाउडर है। कैसा है, सफेद, यानी कि श्वेत पाउडर हमें यहाँ पर श्वेत चूर्ण जो है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्राप्त होता है। इसका कलर भी एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है। अब देखो क्या हुआ बच्चे, एक जादू दिखा दूं। पता है मैग्नीशियम रिबन को जब हम जलाते हैं ना, तो मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो इतनी चमकीली श्वेत ज्वाला उत्पन्न होती है कि अगर आपके रूम में अंधेरा हो ना तो एकदम उजाला हो जाता है। ठीक है, तो चमकीली श्वेत लौ के साथ, चमकदार लौ के साथ, चमकदार श्वेत लौ के साथ ये जो आपका मैग्नीशियम रिबन है वो जलता है, ज्वाला के साथ, लौ के साथ ये जलता है। ठीक है, अब यहां से 3 से 4 क्वेश्चन बन गए हैं। सबसे पहला, इसको रेगमाल से रगड़ के साफ क्यों करते हैं? दूसरा, किसकी उपस्थिति में जलाया जाता है? तीसरा, क्या बनता है? चौथा, जो उत्पाद बना है उसका कलर क्या है? पांचवा क्वेश्चन, कि किस ज्वाला के साथ जलता है? तो चमकदार श्वेत ज्वाला या लौ के साथ ये यहाँ पर जलता है। ठीक है, पहला एक्सपेरिमेंट तो ये। तो सबसे पहले तो रासायनिक परिवर्तन का मतलब है कि वहां पर कोई ना कोई क्या हुई है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब इसी चीज को समझने के लिए हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं। जलाने से पहले उसको रेगमाल से रगड़ के साफ करते हैं, जिससे उसके ऊपर जो ऑक्साइड की लेयर है उसको रिमूव किया जा सके। दूसरा, कि जो मैग्नीशियम रिबन है उसका पूर्ण दहन हो सके और जो ज्वाला है वो हमें अच्छे से दिखाई दे सके। तो हमें क्या प्रेक्षण प्राप्त हुए कि चमकदार श्वेत लौ के साथ ये जो मैग्नीशियम रिबन है वो जलता है। ठीक है, और दूसरा कि एक चूर्ण में बदल जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं, जो कि एक व्हाइट कलर का पाउडर है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अभी इसके किस कंक्लूजन पे पहुंचे उस पे नहीं आ रही हूं मैं, सिर्फ और सिर्फ ये जो हमने एक एक्टिविटी की वो समझ में आ गई। कंक्लूजन एक साथ निकालेंगे अभी 3 एक्टिविटी करने के बाद। ठीक है, चलो अब दूसरी एक्टिविटी पे आते हैं हम। यहाँ पे देखो, एक दूसरा क्रियाकलाप हम यहाँ पर देखते हैं। क्रियाकलाप ये है कि आपके पास एक बीकर में है क्या, जिंक ग्रेन्यूल्स, यानी कि जिंक के टुकड़े हैं। दूसरा क्रियाकलाप देखो, आपके पास है क्या बच्चे, जिंक के टुकड़े एक बीकर में। ठीक है, अब इस जिंक के टुकड़े पे आपने डाल दिया क्या, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या डाल दिया, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो इस पे डाल दिया। आपको एक डिफरेंस बता दूं, हाँ तो तुम कहो तो एक जादू बता दूं। सांद्र और तनु में क्या डिफरेंस होता है? सांद्र को हम इंग्लिश में कहते हैं कंसंट्रेटेड, तनु को हम कहते हैं डाइल्यूटेड। जैसे मान लो आज बहुत गर्मी है, तुम्हें पीना है ऑरेंज जूस, तो तुमने घर में ऑरेंज जूस निकाला और जो प्योर ऑरेंज जूस है उसको पी लिया। तो जो प्योर ऑरेंज जूस है, जिसमें आपने ना पानी मिक्स किया, ना मीठा पानी मिक्स किया, कुछ भी मिक्स नहीं किया, सीधा सिंपल जो जूस निकला उसको आपने पी लिया, तो वो है सांद्र। लेकिन अब मान लीजिए कि आप मार्केट में पीने गए तो वो पानी भी मिक्स करेगा, मीठा पानी भी मिक्स करेगा, है ना, तो उससे क्या होगा कि उसमें जो ऑरेंज की मात्रा है वो कम रह जाएगी ना, क्योंकि उसमें पानी भी तो है, तो उसको हम कहते हैं तनु। ऐसे ही अगर अम्लों में जल को मिलाते हैं तो क्या होगा बच्चे, कि उसमें उस विलयन के अंदर क्या होगा कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हो जाती है कम, और जब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम हो जाती है तो वो आपके तनु अम्ल कहलाते हैं। अगर उसमें जल नहीं है तो वो आपके सांद्र अम्ल कहलाएंगे। ठीक है, तो अब इसमें हमने जल मिला के इसको क्या कर दिया, तनु कर दिया। जब इसके साथ अभिक्रिया होगी बच्चे तो क्या होगा, यस, यहाँ पे ना एक गैस रिलीज होती है। तो यहाँ पे बनता है क्या, जिंक सल्फेट, और एक गैस रिलीज होती है जिसका नाम है हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस है बच्चे, हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होती है। तो इस वाली में क्या देखा हमने, उस वाली में तो एक श्वेत कलर का पाउडर हमें मिला, इस वाली में क्या हुआ, एक गैस का निष्कासन हुआ जब हमने जिंक के टुकड़ों के ऊपर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की रिएक्शन कराई, तो क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस का निष्कासन हुआ। तो ये एक बीकर के अंदर जिंक के टुकड़े हैं, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाला, हाइड्रोजन गैस यहां से रिलीज होती है। ठीक है, चलो अब मैम ये दूसरा एक्टिविटी भी हम कर लिए हैं, जिससे हमें क्या प्रेक्षण प्राप्त हुए कि हाइड्रोजन गैस का निष्कासन हुआ यहां से। ठीक है, चलो अब हम एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। आ जाए थर्ड वाले एक क्रियाकलाप पे, और यस मैम बिल्कुल आ जाना चाहिए, बिल्कुल आ जाना चाहिए मैम थर्ड वाले एक और क्रियाकलाप पे, तभी तो हम यहाँ पे पूरा जो एक सार है वो निकाल पाएंगे। चलो तीसरा जो क्रियाकलाप है वो क्या है, देखो क्रियाकलाप 3 में क्या किया, वही क्या ले लिए, जिंक के टुकड़े ले लिए। ठीक है जी, अब जिंक के टुकड़ों पे हमने डाल दिया क्या,
तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या डाल दिया, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल दिया। ठीक है, जब हमने इस जिंक के टुकड़ों की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करवाई तो हमने क्या देखा बच्चे, अगर हम इस बीकर को छूते हैं ना तो हमें वो बीकर गर्म महसूस होता है, हमें वो बीकर गर्म महसूस होता है। तो यहाँ पे क्या बना बच्चे, ये जब जिंक की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करवाई गई तो आपके बना जिंक क्लोराइड, क्या बना, जिंक क्लोराइड, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हुई। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमने उसको छुआ तो हमें क्या महसूस हुआ कि जो बीकर है ना वो गर्म हो गया है। मैम बीकर क्या हो गया, गर्म, यानी कि उस विलयन के ताप में परिवर्तन आया। तो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जब हमने जिंक के साथ अभिक्रिया करवाई तो इससे ऊष्मा उत्सर्जित होती है, यानी कि विलयन का तापमान बढ़ जाता है। तो अब इससे हमने क्या निष्कर्ष निकाला, तीनों एक्टिविटी से, जिसमें हमने मैग्नीशियम रिबन को जलाया, जिसमें हमने तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जिंक की अभिक्रिया करवाई, जिसमें हमने तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जिंक के साथ अभिक्रिया करवाई, तो इससे हमने निष्कर्ष निकाला कि निम्नलिखित में से कोई भी अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है, यानी कि वहां पे गैस का निष्कासन भी हुआ है, तापमान में भी परिवर्तन आया है, रासायनिक संरचना में परिवर्तन आया है ना, अवस्था में परिवर्तन आता है, रंग में परिवर्तन आता है। तो अगर केवल और केवल भौतिक अवस्था चेंज होगी ना, अगर केवल और केवल भौतिक गुण परिवर्तित होंगे, कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है, तो भौतिक परिवर्तन है। लेकिन भौतिक गुणों में चेंज जब आ रहा है, जब रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो वो आपके रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। क्यों, भौतिक गुण तो परिवर्तित हो रहे हैं लेकिन रासायनिक संगठन भी तो परिवर्तित हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया भी तो हो रही है। तो अगर इसको हम क्या कह सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है, मतलब कि वहां पर एक रासायनिक परिवर्तन हुआ है। क्लियर, तो अब आपको समझ में आया कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में क्या डिफरेंस है, हम कैसे पहचानेंगे कि ये भौतिक परिवर्तन है कि ये रासायनिक परिवर्तन है। क्लियर है आपको, आई नहीं यहाँ पर बात समझ में। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ लूं और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे। निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? सबसे पहले तो जो चीज पूछी है ना उसको इस तरीके से हाईलाइट कर लो। भौतिक परिवर्तन, लकड़ी का जलना, बर्फ का पिघलना, लोहे में जंग लगना या फलों का किण्वन। देखो, अगर हमने किसी चीज को जला दिया तो वापस से पुरानी वाली चीज वापस नहीं ला सकते, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। बर्फ का पिघलना, जमना, ऊर्ध्वपातन, संघनन, ये सब सिर्फ अवस्थाओं में परिवर्तन होता है, तो ये आपके भौतिक परिवर्तन है। आंसर आएगा अपना ऑप्शन 2। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि जब लोहा यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ, नमी के साथ रिएक्ट करता है तो आयरन ऑक्साइड बनाता है, जिससे लोहे में लग जाती है जंग, इसीलिए ये एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। फलों के किण्वन में भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिससे फलों को सड़ाया जाता है और शराब बनाई जाती है, तो ये भी आपके एक रासायनिक परिवर्तन है। आंसर आ गया अपना ऑप्शन 2। ठीक है जी, आई नहीं बात समझ में। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। भौतिक परिवर्तन के दौरान किसी पदार्थ की रासायनिक संरचना में क्या परिवर्तन होता है? ये क्वेश्चन आपको करेगा कंफ्यूज, थोड़ी भी गलती नहीं करना, दोनों चीज मैंने हाईलाइट की है। भौतिक परिवर्तन पूछा है, उसके दौरान क्या रासायनिक संरचना में परिवर्तन होता है? इसमें क्या परिवर्तन होगा? यह बदलता है, यह वैसा ही रहता है, यह अज्ञात हो जाता है, यह अप्रासंगिक हो जाता है। तो बच्चे, भौतिक परिवर्तन के अंदर सिर्फ और सिर्फ भौतिक गुणों में चेंज आता है, उसके रासायनिक गुणों में कोई चेंज नहीं आता, तो यह वैसा ही रहता है। आंसर आएगा अपना ऑप्शन 2। क्लियर है सभी को यहाँ पर? यस, क्लियर है। आई नहीं आई बात समझ में यहाँ पे सभी को? यस बच्चे बताएंगे। चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे कि इनमें से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? इनमें से कौन बच्चे एक केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है? पानी का जमना, आयोडीन का ऊर्ध्वपातन, लकड़ी का दहन, जल का निस्पंदन यानी कि फिल्ट्रेशन। देखो क्या होगा, जमना, ऊर्ध्वपातन, गलना, संघनन, निक्षेपण, ये सब आपके क्या है? भौतिक परिवर्तन है। लेकिन दहन जो है वो आपके क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। आंसर आएगा अपना ऑप्शन 3। निस्पंदन का मतलब होता है फिल्ट्रेशन, तो आपने जैसे जो मोटे कण है उनको फिल्टर करके अलग कर दिया, जो बारीक कण है उनको निकाल लिया, तो ये तो सिर्फ क्या हुआ, आपने छांटना कर लिया, उसमें से कोई रासायनिक अभिक्रिया थोड़ी हुई वहां पे। तो ये आपके क्या है? एक भौतिक परिवर्तन है। लास्ट वाला तो रासायनिक परिवर्तन आ जाएगा लकड़ी का जलना।
क्लियर है सभी को? तो आज की इस क्लास में हमने क्या पढ़ा है? हमने बात की है मैम रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन की। अगर किसी पदार्थ के सिर्फ और सिर्फ भौतिक गुणों में परिवर्तन आता है तो वो है आपके भौतिक परिवर्तन, जैसे कि अवस्था हो गया, आकार है, आकृति है, केवल और केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन आ रहा है। एग्जाम्पल के लिए जल से बर्फ बनना, बर्फ से जल बनना, ठीक है, क्या है? भौतिक परिवर्तन है। जैसे कि पानी का उबलना, पानी का जमना, ऊर्ध्वपातन, भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन की अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो रासायनिक परिवर्तन में आपके जैसे कि जैविक क्रियाएं, श्वसन है, पाचन है, और आपके किण्वन हो गया, दहन हो गया, ये सब आपके आ जाते हैं रासायनिक परिवर्तन के अंदर। तो अब अगर आपसे एग्जाम में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर पूछ लिया जाए तो क्या आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते। अब ये चीज अगर मैं आपसे पूछूं कि हमने आज ये क्यों पढ़ा है, तो इसलिए पढ़ा है बच्चे जिससे हम यहाँ पर अपने चैप्टर का बेस बना सके कि हाँ एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है, मतलब रासायनिक परिवर्तन है। अब ये रासायनिक अभिक्रिया है क्या और इनको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया जो हुई है ना, अब इसको पूरा एक सेंटेंस में लिखेंगे कितना बड़ा हो जाएगा, तो इसको शॉर्ट करके हम क्या करते हैं? समीकरण के रूप में लिख देते हैं। तो एक तरीके से रासायनिक अभिक्रिया का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो है वो है रासायनिक समीकरण, जिसको हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। और इसी के साथ आपके लिए होमवर्क भी है। ये होमवर्क आपको कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर करना है। मैं सभी का आंसर देखूंगी कि किस किस बच्चे ने क्लास ली है और आंसर किया है। तो एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण आपको कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताना है। और इसी के साथ अपनी ये जो आज की क्लास है वो कंप्लीट हो गई है। और इसी तरीके से ये सारा जो चैप्टर है, इस साइंस के सारे कंप्लीट चैप्टर, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, चाहे फिजिक्स हो, यूपी बोर्ड के अंदर मैं ही आपको पढ़ाने वाली हूँ और इतना कंठस्थ कर दूंगी, इतना बढ़िया तरीके से आपको याद करवा दूंगी कि आपके साइंस के अंदर पूरे में से पूरे नंबर पक्के हैं, ये गारंटी मेरी। तो इसी तरीके से बेहतरीन तरीके से हम सारे कॉन्सेप्ट को, सारे चैप्टर्स को, सारी सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं और पढ़ रहे हैं कैरियर विल एप्लीकेशन पर। तो आप जल्दी से इस बैच को परचेज कर सकते हैं। प्रतिज्ञा बैच क्लास 10th यूपी बोर्ड के लिए यहाँ पर चल रहा है, जिसमें सोशल साइंस, इंग्लिश, मैथ, इनकी क्लासेस आपकी जारी है। और इसके साथ साथ आपको डीपीपी यानी कि डेली प्रैक्टिस के लिए आपको शीट भी दी जाती है, जिसको आपको सॉल्व करना होता है, जिसमें क्वेश्चंस होते हैं, जिससे आपकी तैयारी और भी मजबूत होती है। साथ के साथ आपके पीटी टेस्ट भी होने वाले हैं और एमटी यानी कि मेजर टेस्ट भी यहाँ पर होने वाले हैं। तो देर ना कीजिए, जल्दी से बैच परचेज कीजिए और क्लासेस के अंदर आइए। चलिए मिलेंगे हम इसी तरीके से क्लासेस में। तब तक के लिए आप सभी लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।